हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूं और आज मैं बात करने वाला हूं कि क्लास 12th बोर्ड्स में आपके फिजिक्स में से मैक्सिमम 80 आउट ऑफ 80 कैसे आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, आज आपको ये जो गाइडेंस देने वाले हैं वो आपके सूरज सर। आप हमसे पहले से भी रूबरू हैं, जो मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि बीते 4 वर्षों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और फिजिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस ही आज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, जिस हिसाब से मैंने 4 सालों में लगातार बच्चों की क्वेरीज सुनी है, बच्चों के डाउट्स देखे हैं और बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस देखे हैं, उनके क्वेश्चन के सोल्यूशन बच्चों को बता रखे हैं और मुझे पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और इस वर्ष तो मैं सीयूईटी वालों बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि पता कि क्लास 12th का सिलेबस सीयूईटी में पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको जानना कि आप ही आने वाले टाइम में सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में हमारे मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकते हैं, देन हम सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके 80 आउट ऑफ 80 आ रहे हैं तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फिर डोमेन फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीयूईटी के लिए, अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं और 80 ऑफ 80 लेके आते हैं तो। लेकिन हाँ, बोर्ड्स की तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए कि एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस आपकी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो भाई, होता क्या है कि पढ़ाई आपको सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है, यानी कि आपके स्कूल वगैरह में जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो, हर जगह पे सेम स्ट्रेटेजी में सेम फ्लो में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। जिनका 95 आता है, सॉरी यानी कि 100 में से मैं बात कर रहा हूँ, या मैं बात करूँ अगर 80 में से जिनका 75 आता है, या जिनका 78 आता है, या जिनका 80 आता है, उनके आईक्यू लेवल में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बस होती क्या है, कुछ छोटी छोटी गलतियां जो उनको 75 लेके आ देती है, किसी को 80 ले आ देती है, किसी को 78 ला देती है। जिनका 90 आता है, यानी कि जिनका 70 आता है और जिनका 75 आता है, उनके बीच में कोई आईक्यू का डिफरेंस नहीं होता, बस होता है कुछ लास्ट मोमेंट की कुछ गलतियों की वजह से। तो पढ़ाई तो सभी ने की हुई है, बस आपको कौन से वो स्मार्ट तरीके जानने हैं, कौन से वो बेहतर स्ट्रेटेजी जाननी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ऐसे क्लियर रखने हैं कि उनमें कोई गलतियां ही नहीं करनी है। आज हम विशेष करके उनकी बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एकमात्र यही चैनल है जो आपको बोर्ड्स में भी, सीयूईटी में भी, सीयूईटी यूजी में भी, सीयूईटी पीजी में भी, हर जगह की गाइडेंस आपको यहाँ पे एकमात्र मिलने वाला। मैं आपको बता दूं, स्टडी कैपिटल इज नॉट अ ओनली नेम, इट्स अ ब्रांड। और इस ब्रांड में सिर्फ स्टडी कैपिटल, सीयूईटी स्टडी कैपिटल ही नहीं, अलग अलग श्रृंखलाएं चली आ रही हैं। सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, सीयूईटी स्टडी कैपिटल, सीएचएस जेएनवी स्टडी कैपिटल, बीएचयू स्टडी कैपिटल, सरकारी कैपिटल, ये सारी शाखाएं स्टडी कैपिटल की। और आपको यहां से स्कूल से लेके पीएचडी तक की तैयारी कराई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए है। तो आप जरूर से जरूर अभी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए, पहले मैं कुछ टॉपिक्स को लिखूंगा, ठीक है, मैं कुछ चीजों को लिखूंगा जो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने आया हूं। देखो, पहले आपके पहले यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अभी मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इसी में लोग कंक्लूड कर देते हैं मैग्नेटिक क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अगर एक मैग्नेटिज्म को सेपरेट करूँ तो मैग्नेटिज्म आ जाता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट वगैरह मैं इसी में इन्वॉल्व करके चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर इसी में आगे बात करेंगे तो आ जाता है आपका क्या, ऑप्टिक्स आ जाता है, ऑप्टिक्स आ जाता है, अच्छा इससे पहले ईएमडब्ल्यू आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाता है, ठीक है। ईएमआई मैं इसी में कंक्लूड करूंगा, ईएमआई हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया सब इसी में मैं इंक्लूड करूंगा, अभी लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, ऑप्टिक्स में आपके दो आ जाते हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। चलिए, फिर अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा, मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा। डुअल नेचर, रेडिएशन वगैरह सब इसी में मैं लूंगा। डुअल नेचर हो गया, ठीक है, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, न्यूक्लियाई हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम। सारी बातें आज हम इसी में इतने में कंक्लूड करने वाले हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाले हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि पूरे 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर में अगर सबसे मैक्सिमम कोई वेटेज रखता है तो वो है मॉडर्न फिजिक्स आपका। और मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है
या एक ऐसी यूनिट है, मैं बात करूं एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपको, देखो कई लोग डरते हैं न्यूमेरिकल से, मुझे पता है, तो ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, ऐसा यूनिट कहे इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी कम मिलती हैं। बस आपको मिलता क्या है, थियोरेटिकल अप्रोचेस, वो आपको पढ़ने होते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े समझने होते हैं। और अगर ये ज्यादातर जो नीट वाले रहते हैं ना, उनके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स, और जेई मेंस वाले जो होते हैं ना, उनके लिए भी कई बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस पढ़ के समझने को और याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आप इस अप्रोच में बात करें, सीयूईटी के अप्रोच में बात करें, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप इसको तो जरूर कवर कर लीजिए। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आ जाता है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कोई न्यूमेरिकल नहीं, बहुत कम न्यूमेरिकल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बहुत कम न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं आपको। और इसमें वेवलेंथ वगैरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आते नहीं, तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको पूरे थ्योरेटिकल अप्रोचेस रहते हैं, और अगर न्यूमेरिकल आ भी रहे हैं तो 1 लाइनर 2 लाइनर। ठीक है, चलो इसमें आपको आइंस्टीन की जो थियोरी है वो आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट वगैरह सारा कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, प्लैंक थियोरी क्या है, सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। ठीक है, यानी कि जो लाइट होती है उसके डुअल नेचर की बात करेंगे, मैटर के डुअल नेचर की बात करेंगे, रेडिएशन के डुअल नेचर की बात करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें फिर आता है एटम, आता है एटम के थोड़े न्यूमेरिकल्स लेंदी होते हैं। लेंदी का मतलब ये कहें कि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, और आपको अगर फॉर्मूले अगर याद हो जा रहे हैं तो लर्न फॉर्मूला, और अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मूले इतने बड़े होते हैं कि बस आपको वैल्यूज पुट करनी होती है और आंसर लाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपका हो जाता है। और एटम की पूरी थियोरी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। ठीक है, एटम थियोरी पढ़नी होती है। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियाई, आता है न्यूक्लियाई में क्या करना है, न्यूक्लियस एक चैप्टर होता है, इन्हीं को एटम एंड न्यूक्लियाई करके बना होता है। न्यूक्लियाई को मैं अलग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियाई में, भाई न्यूक्लियाई में आपको करना है, ये ऐसे लिखा जाता है न्यूक्लियाई, करना क्या है भाई, इसमें आपको बस कुछ चीजें थियोरेटिकल चीजें पढ़ लेनी होती है। बाकी आप जब यूरेनियम का पढ़ेंगे, क्या होता है कि दो चीजें होती है भाई, एक जब यूरेनियम बट क्या होता है, विस्फोट होता है तो अलग अलग पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, जब पार्टिकल्स क्या क्या बन छोटे छोटे पार्टिकल्स कलेक्ट करके एक बड़े पार्टिकल बन जाए। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि आपको इसमें बहुत ज्यादा डीप पढ़ाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। और इसमें भी बहुत कम ही न्यूक्लियाई के ज्यादा चर्चा रहते हैं, बस आपको इसमें डिस्कवर किया जाता है किस तरीके से आपने न्यूक्लियस की खोज हुई, रदरफोर्ड का योगदान कितना है। ठीक है, बेसिकली थियोरेटिकल अप्रोचेस यहाँ पे भी रहते हैं, न्यूमेरिकल्स वही बस रहते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो वो आपके न्यूक्लियाई में आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर आपका आता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप अगर ने पढ़ लिया तो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें इसमें मिल जाती हैं जीवन में। जब जो कुछ भी आप देखने को मिल रहा है आपको, सब सेमीकंडक्टर में कहीं ना कहीं उसका योगदान रहा है। मैं कैमरा सामने आपके मेरे सामने आपका एक कैमरा है, इसमें भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बना है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सब कुछ जो है सेमीकंडक्टर की बदौलत ही आज चल रहा है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का बहुत यूज है और इसमें आपको अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलेगी, डिप्लीशन रीजन वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि सिलेबस में हटा दिया गया, लेकिन ये बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, सीयूईटी के सिलेबस में है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी आप यहाँ पे पढ़िएगा और थोड़ा बहुत उसको जानकारी जरूर रखिएगा। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर तक पढ़ लेते हैं सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स, तो आपको मैं बता रहा हूँ 80 में से 40 से 50 नंबर तक आपको खींच देगा ये सेमीकंडक्टर के लिए। अगर मैं ऑप्टिक्स को भी इसी में ला दूं तब 50 नंबर तक तो मान लो पक्का ही है, 50 नंबर तक तो पक्का ही है। बहुत ज्यादा वेटेज कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या मैं बात करूँ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें सेमीकंडक्टर इतना सॉरी पूरा का पूरा ये चैप्टर यानी कि मॉडर्न फिजिक्स भर रखा था भाई, मॉडर्न फिजिक्स भर रखा था। आपको लगता है कि 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का नहीं बनता। क्वेश्चन पेपर बनता है अप्रॉक्स 110 नंबर का या 108 नंबर का या 112 नंबर का, ऐसे ऐसे बनता है क्वेश्चन पेपर। मैं क्लियर नहीं हूं लेकिन ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शनल भी कई सारे रहते हैं क्वेश्चन, तो उसमें से आपको मैं बात कर रहा हूँ ना कि 80 में से 50 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 110 या 112 यानी कि 50 नंबर तो मैक्सिमम पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर से। अगर आपको सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स अच्छे आपने पढ़ रखी है तो आप उतना कंसिडर कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लो यार, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है। ईएमडब्ल्यू तो पक्का पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपने पढ़ लिया भाई तो इसमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा ईएमआई। और मेन चीज याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ कुछ आपको टॉपिक, तो अब देखो
पहला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी चीज है ना भाई कि आप जैसे इनरोल करते हो क्लास 12 में पहला चैप्टर होता है, तो पहला चैप्टर सब बड़ा मन लगा के पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आपका एकदम हवा होता है, मुझे पता है, सीधा बहुत बहुत बेहतरीन आता रहता है आपको। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को ये बहुत ज्यादा आता है अच्छे से, इस वजह से मैं इसकी बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर इसको आप सब मन लगा के पढ़ लेते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप जब एग्जाम में मस्त तरीके से पढ़ लेते हो। कैपेसिटर वगैरह हो गया, कैपेसिटर वगैरह थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बेसिक चीजें पढ़ लो कैपेसिटर की, सारा चीजें खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को लगता होगा मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, जरा इसकी बातें बता दीजिए। देखो भाई, अगर आप पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स का अगर पोर्शन आप छोड़ भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक दो नंबर अगर जा रहे हैं तो फिर उसमें आपकी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपके 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो मैं जितने चीजें बता रहा हूँ उतनी चीजें बेहद ध्यान दीजिएगा जरूर, कि हर चैप्टर को, हर टॉपिक को कवर कैसे करना है। जब माइंडसेट एक बन जाएगा, दिमाग में से स्कोर बन जाएंगे ना आपके कि कितने चैप्टर है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर कर दो पूरा, आपका फिजिक्स पार्ट 1 खत्म, मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स ले लो, सेकंड यूनिट खत्म। अब उसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक ध्यान देना है, चीजों को पढ़ना कैसे, मैं उसकी बेहतरीन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ फॉर द 80 आउट ऑफ 80 के लिए। देखिए, आपके पास में होता है, ऐसा लिखा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका चैप्टर नेम ये लिख उठाता है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपका चैप्टर नेम लिख उठता है। अब यहाँ पे आपका टॉपिक लिखे जाते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा जाता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, ऐसा लिख दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको लिख दिया जाएगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लिख दिया जाएगा, आपको लिख दिया मोबिलिटी क्या होती है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें लिख दी जाएगी आपके पास में, ठीक है, मोबिलिटी लिख दी जाएगी, यहाँ पे लिख दी जाएगी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको टॉपिक बन जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। आपने देखा होगा जब आपने इंडेक्स ओपन किया होगा तो आपको ऐसे मिलता है। पढ़ने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप एक नोटबुक ले लीजिए जो आप अपने लिए पर्सनल बनाइए, उसमें लिखिए, चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम, हेडिंग बना लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद क्या करिए, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या आपको इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, हाँ मुझे पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो मैं उसमें टॉपिक ऐसा टॉपिक डाल के अपने मन से लिखूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर मैं दूसरी हेडिंग की ओर चलूंगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर मुझे आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो मैं लिख दूंगा अपने मन से, अगर नहीं आता है तो तुरंत पेज ओपन करो इलेक्ट्रिक करंट को, देखो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में क्या, उसकी डिटेल क्या है, पढ़ो आज के दिन इलेक्ट्रिक करंट, छोड़ो। फिर देखो ओम्स लॉ क्या है, अगर आपको ओम्स लॉ आता है तो अपने आप लिखो, नहीं आता है तो तुरंत जाओ कॉपी पेज ओपन करो, पन्ने ओपन करो, लेक्चर देखो, सूरज सर के वीडियोस देखो, कुछ भी करो, लेकिन समझो क्या होता है ओम्स लॉ, गहराई से समझो। इस तरीके से आप सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो आपका ये जो पूरा का पूरा क्लास 12 का सिलेबस है मुश्किल से 2-3 महीने में कवर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि 2-3 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से आप इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे। और अगर आपको 2-3 महीने में सिलेबस खत्म हो जा रहा है, 2-3 महीने फिर आपके पास आएंगे वही, फिर आप वही काम करोगे, रिपीट करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। ये बेहतर स्ट्रेटेजी होती है कि कितना जल्दी आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, न्यूमेरिकल को पढ़ो, पढ़ के तुरंत आंसर कर दो। कभी ऐसा नहीं पढ़ा जाता कि 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, ऐसा नहीं पढ़ा जाता भाई। क्वेश्चन को फास्ट पढ़ने की आदत बनाइए और फास्ट समझने की आंसर बनाइए, और न्यूमेरिकल तो हमेशा आप फास्ट पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आपके आईक्यू लेवल बढ़ाने की, ये सारी चीजें हेल्पफुल होती है, कितना आप ज्यादा तेजी से सोच रहे हो, ठीक है। सोच तो सब लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है कैसे फंस जाएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर करता रहेगा ना इंसान, उसको सोचता रहेगा तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन हमें चाहिए करेक्ट टाइम पे सोचना, ठीक है। एक एक सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से चीजों को जल्दी रैप अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने में मदद दे सकती है, मदद करा सकती है। बस बेहतरीन चीजें क्या है कि एक माइंड मैप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, एक टाइम टेबल स्टार्टिंग से बना लीजिए, आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। मैं टाइम टेबल के फेवर में कभी नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ टास्क के फेवर में। आप अपने टास्क को डिफाइन कर लीजिए कि मुझे आज एक दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक करंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कवर करना है यानी कि करना ही करना है। अब आप क्या करो, बैठ जाओ, चैप्टर वाइज पूरा कवर कर डालो। नहीं कर पा रहे हो एक दिन में आधा करो, लेकिन माइंड मैप बनाओ कि एक दिन में मुझे पूरा करना है, तब एक दिन में आप आधा कर पाओगे। और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहे, जीवन का यही उद्देश्य है कि पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।